नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सली हमला हुआ है। 50 किलो आईईडी से ये धमाका हुआ, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की भी जान गई है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में उस गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें डीआरजी के जवान जा रहे थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अरनपुर के जंगलों में सुबह 11 बजे मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने धमाके के लिए 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया। धमाके के चलते 10 से 12 फुट का गड्ढा बन गया। जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसे किराए पर लिया गया था। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने आज कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आसपास इलाका में और अन्य जो टीम्स द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन की जा रही है, वो घटना का संबंध में जो भी एविडेंस है, जो किस मैकेनिज्म से आईईडी ब्लास्ट किए गए थे, वो सब संबंध में भी जो फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और घटनास्थल में सीनियर ऑफिसर्स द्वारा भी पूरा इंस्पेक्शन करके उसमें माओवादी द्वारा किस तरीके से उसका मोडस ऑपरेंडी रहा, उनका क्या कुछ कार्य करने का तरीका रहा, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे सुबह तब सर्चिंग के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें भी कुछ संदिग्ध को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे, उसका भी अभी पूछा। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। तो ये ध्यान देने लायक बात है। और घटनास्थल पर मौजूद हमारे सहयोगी विकास तिवारी दिखा रहे हैं वहां का हाल। लंबे समय के बाद दंतेवाड़ा में एक बार फिर से माओवादियों ने टीसीओसी के समय में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि डीआरजी के कुछ जवान ऑपरेशन पर निकले थे। कहीं पे माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर लगभग 30 से 40 की संख्या में डीआरजी के जवान, एक नंबर के जो दंतेवाड़ा के हैं, अलग अलग टुकड़ियों के, वो अपने एक ऑपरेशन पर निकले थे, जहां माओवादियों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद एक घायल नक्सली को भी लेकर वो लौट रहे थे। अलग अलग वाहनों की सहायता से जब ये डीआरजी के जवान लौट रहे थे तो अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए थे। अरनपुर का ही ये इलाका है और इस सड़क में जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, माओवादियों ने पहले से यहाँ पर बारूदी सुरंग प्लांट कर रखा था और जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुंची तत्काल उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा बताया जा रहा है। अभी बस्तराजी सुंदरराज पी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 किलो बारूद का इस्तेमाल लगभग यहाँ पर किया गया होगा, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है। आप देखें कि गड्ढा कितना बड़ा हो गया है और इसकी चपेट में आने वाली वाहन, यहाँ से इसके टुकड़े लगभग 100 से 150 मीटर तक फेंका गया। फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसने मीटर से जिस तरह से नापजोख किया, उससे जो चीज़ें निकलकर सामने आई कि जो वाहन में सवार 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन का चालक था, उसके 100 यहाँ से 150 मीटर तक दूरी तक फेंकाए थे और साथ ही साथ यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी का इंजन फेंका गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि गाड़ी की स्थिति इतनी बुरी तरीके से हो गई है कि इसमें सवार एक भी जवान नहीं बच पाया। हालांकि जो जवान हैं उनके हथियार सारे रिकवर कर लिए गए हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाओं को माओवादी अंजाम देते हैं तो सबसे पहले वो जवानों के हथियार लूटने की कोशिश करते हैं। पीछे उनके साथ में लगभग 3 से 4 की संख्या में और भी वाहन थे जो इस चपेट में नहीं आए विस्फोट के, और उन्होंने
विस्फोट के तत्काल बाद फायरिंग भी की। यदि माओवादी आसपास होते भी तो उनका वो यहाँ से हथियार लूटने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये वाहन के परखच्चे हैं। इसके साथ ही साथ वाहन का इंजन यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर फेंका गया है। घटना के तत्काल बाद मौके पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी और दंतेवाड़ा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई थी और उन्होंने सभी ने मौका मुआयना किया है। जांच की जा रही है कि आखिर चूक कहां पर हुई। कई बातें निकल कर आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही देर पर दूरी पर ग्रामीणों का जो आमा पंडुम कार्यक्रम होता है वो हो रहा था, जिसमें कि ग्रामीणों के द्वारा आने जाने वालों को रोका जाता है। बताया जा रहा है कि जो टीम डीआरजी की आ रही थी उन्हें भी यहाँ आने से पहले ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वहीं पे जवानों की शिनाख्त हो गई थी कि इस वाहन में जवान चल रहे हैं और तत्काल मिली सूचना के बाद माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे खास बात यह है कि माओवादियों ने 2021 के बाद टीसीओसी के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था। लगातार बस्तर में अंदरूनी इलाकों में माओवादियों और ग्रामीणों के द्वारा हवाई अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। उसी बीच माओवादियों ने 2 साल के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम देकर टीसीओसी में अपनी उपस्थिति उस इलाके में दर्ज कराई है जिस इलाके से ये माना जाता है कि माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। ये वो सड़क है जो दंतेवाड़ा से सुकमा के जगरगुंडा के इलाके को जोड़ती है। बीते दिनों एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि ये पुरानी सड़क जहां से किसी समय में आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका था, तो जगरगुंडा से दंतेवाड़ा के लिए इस मार्ग को बहाल करके यहां से यात्री बस का संचालन किया गया था और माना जा रहा था कि यह माओवादियों के गढ़ में एक बड़ी जीत है। लेकिन माओवादियों ने बीच सड़क पर और कैंप के बहुत पास इलाके में इस बड़ी घटना को अंजाम देकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। और सिविल वॉर से गुजर रहे सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सूडान से सकुशल निकले भारतीयों का एक दल हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? श्यामलाल राजपूत। कहाँ आप काम कर रहे थे? ओमेगा स्टील। कहाँ, किस जगह पे? खार्तूम में? खार्तूम तो राजधानी। क्या स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति बहुत खराब है वहाँ। यहाँ गोलियां लगा देते हैं, ये गन लगा देते हैं और गन लगा देते हैं। मोबाइल दो, पैसा दो। अच्छा, हाँ, मोबाइल पैसा दो। हेलो, हाँ। और आप क्या काम करते थे वहाँ पर? हम लोग भी साथ में थे। काम क्या करते थे? एल्युमिनियम प्लांट में काम करते थे। तो कब स्थिति खराब हुई और कितने दिन तक आप लोग फंसे रहे? 14 तारीख को स्थिति खराब हुई थी। उसके बाद से पूरा मतलब वो लोग लूट पाट मार काट यही जानते थे और कुछ नहीं करते। और क्या गोली कैसे मारते थे? पैरों के नीचे? डराते थे पैरों सुता के और पैरों के बीच में गोली मारते थे। मतलब बदन में गोली नहीं, बदन में सिर्फ टेरराइज करने के लिए। तो ये कौन थे? सूडान के आर्मी के लोग थे या आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग? आर्मी के लोग थे। आर्मी के लोग। तो आप लोग कैसे, किसने आप लोगों को बस दिया? कैसे पहुंचे आप लोग सूडान? इंडियन एम्बेसी। हाँ। उसके बाद से यहाँ पे सूडान पोर्ट पे पहुँचाया। उसके बाद से वहाँ से फिर वो पानी वाले जहाज से यहाँ तक लाया हम लोग। जद्दा पहुँचे। अच्छा, और आप लोग कहाँ से हैं? आप तो अच्छा, तो आपको जो आपके और भी लोग हैं कुछ वहाँ पर? बस यही सब साथ में फंसे लोग हैं। तो उनकी क्या संभावना है? कब तक निकल पाएंगे? कल परसों तक आ जाएंगे वो भी। और बीच में युद्ध विराम हुआ, उसका कोई फायदा हुआ है? वहाँ पे युद्ध रुका है, जंग रुकी है? हम लोग वहाँ से निकले हैं बस। अच्छा, युद्ध विराम का फायदा हुआ। फायदा। तो ये 4 लोगों का ग्रुप जो कि वहाँ पे ओमेगा फैक्ट्री में काम करते थे, एल्युमिनियम फैक्ट्री है, और कह रहे हैं कि स्थिति इस तरह की थी कि कभी भी जान जा सकती थी। लेकिन भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने समन्वय करके इनको पहले सूडान के खार्तूम से पोर्ट सूडान लाया और फिर वहाँ से पानी के जहाज में जेदा लाया और जेदा से ये दिल्ली पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन की गुरुवार को रिहाई होगी और इस मामले को लेकर बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। जी कृष्णैया के ड्राइवर रहे दीपक ने एनडीटीवी संवाददाता तनुश्री पांडे से फोन पर बात की है, जिन्होंने इस घटना का आंखों देखा हाल बताया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसे तो हम लोग मैंने मुजफ्फरपुर होकर पटना गए थे, हाजीपुर गए थे मीटिंग में, तो इधर से जुलूस जा रहा था। अब किसका जुलूस था ये नहीं बता सकते। तो अपना गाड़ी साइड से लेकर निकल रहे थे तो एक बैग आगे पीछे सब लोग घेर लिया। अब घेर लेने के बाद से गाड़ी के प्रचार पर उससे घेर लिया लोग। उसके बाद से गार्ड अब
वो खींचा गया। क्या हुआ उसके बाद? बॉडीगार्ड को खींच लिया लोग। बॉडीगार्ड को खींच लिया, अच्छा। हाँ, जी जी जी। हाँ और उसके बाद गाड़ी पर हाथ हो तो सब चलाना शुरू कर दिया, तो हम साहब को लेकर भाग गए। हाँ साहब को भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए हम साहब के साथ में। हाँ, आप साहब को लेके गाड़ी में निकल लिया आगे? जी जी जी। ठीक है, जी जी। बॉडीगार्ड छूट गया था। हाँ बॉडीगार्ड खींचा गया तो छूट गया। हाँ तो अब फिर आगे भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए तो साहब गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे, साहब गाड़ी रुकवा दिए। साहब गाड़ी क्यों रुकवाए? पता नहीं, अब काहे रुकवा दिए, बॉडीगार्ड छूट गया था उसके चलते। हाँ हाँ तो गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे। हाँ। और फिर आगे पीछे सब भीड़ घेर लिया। ओहो, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस साहब को उधर हमको गाड़ियों में गर्दन सब दाब दिया था। आपकी गर्दन स्टेयरिंग में ऐसे करके दबा दिया था? जी जी जी। और साहब को निकाला पीछे से गाड़ी से? जी जी। और फिर उसके बाद? अब उसके बाद क्या, वो हमारा गर्दन और साहब 2-3 फाइट मारा लो, कान पर मारा लो। हाँ। कान पर चोट लगा तो कम सुनाई देना हुआ, अभी भी कम में सुनाई देता है। अच्छा, माफी चाहूंगी मैं, नहीं आपके सामने। उसके बाद क्या हुआ? कृष्णैया साहब के साथ क्या हुआ उसके बाद? अब तो साहब को उधर खींच लिया तो हम लोग सब माने तीनों आदमी 3 खल के हो गए। अच्छा अच्छा। साहब किधर है? हाँ। हम किधर, हमको मारना शुरू किया तो हम लोग रोड की तरफ भागे। हाँ। साहब उधर भागे। हाँ। उसके बाद आगे भागते गए हम। फिर उधर से लौट के आए तो देखे गाड़ी उल्टा हुआ है। भीड़ मन चल गया था। हाँ। तो लौट के आए तो देखे गाड़ी उल्टा हुआ है। उसके बाद साहब को देखे कि खाई में नीचे हाँ। पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने देखा कि साहब खाई में नीचे पड़े हुए हैं? आप गए उनके पास? आपने अपने आँख से किसी को देखा था वहाँ पे साहब को मारते हुए या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, और आप जब आए, आपने जब साहब को देखा नीचे खाई में, तो आप गए उनके पास? आपने क्या साहब नहीं जीवित? सिर्फ गाड़ी DSP की गाड़ी आ रहा था। हाँ। वही जुलूस की तरफ जा रहा था तो वो गाड़ी को रुकवाए। हाँ। उसको बोले कि सर हमारे गोपालगंज का है। हाँ। वही गाड़ी पर लाद के हॉस्पिटल लेके गए। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अनीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। And as the Honorable Vice President does the honors, here let's have a look at the journey of this Mann Ki Baat at 100, a spectacular journey so far. मन की बात @100 सम्मेलन। नमस्कार। कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर हुए समारोह में वो सब जुटे जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने इन 100 एपिसोड के दौरान किया। पता नहीं इतने 3 अच्छे। उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, आमिर खान और रवीना टंडन जैसे कलाकार, दीपा मलिक और निखत जरीन खिलाड़ियों तक सब इस आयोजन में शरीक हुए। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जो चीज़ें शायद हम जानते भी नहीं थे, जहां हमारे आर्टिजन्स हैं, जहां हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जहां स्किल्ड लेबरर्स हैं, उनकी कहानियां भी आती हैं। एंड हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको जो सही रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी, हर संडे को सर उनको वो रिकग्निशन देते हैं। उससे बड़ी बात और क्या है हम सब के लिए। पीएम मोदी सर के मन की बात को मैं यूँ देखती हूँ कि जैसे एक परिवार का एक बड़ा, एक बुजुर्ग, एक सुलझा हुआ इंसान अपने परिवार को संभालता है, उनको सही दिशा का मार्गदर्शन देता है, उनको अच्छी संस्कार देता है और अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस कराता है। Impact of Modi ji's Mann Ki Baat is multifold on several dimensions. In fact, that is the subject of the book. विपक्ष को ये सब बहुत रास नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में कई अहम बातें रही हैं। देश के तमाम लोगों तक ये पहुंचा है। अब फोकस इसके 100वें एपिसोड पर है जो 30 अप्रैल को है। माय गॉव पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं जो मन की बात के दौरान ही उपजे हैं। अगर भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो मन की बात कार्यक्रम
23 भाषाओं में, 29 लोकल बोलियों में और 11 विदेशी भाषाओं में तब्दील किया जाता है और उसे पेश किया जाता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बीजेपी ने इसे केजरीवाल का शीश महल बताया, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पहले बीजेपी उस पर जवाब दे। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। 45 करोड़ का आलीशान बंगला, केजरीवाल 45 करोड़ का आलीशान बंगले की रेनोवेशन करता है। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस की मरम्मत में हुए 45 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब मांग रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 से 2022 के बीच अपने सरकारी आवास के रेनोवेशन में 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए। केजरीवाल ने इस पैसे से महंगे पर्दे, विदेशी मार्बल, टाइल्स और बेहद महंगी सजावट का काम करवाया। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में जब लोग इलाज के लिए तरस रहे थे, उस समय केजरीवाल अपना आलीशान घर बनवाने में लगे थे। 45 crore rupees have been spent for the renovation of the bungalow of Mr. Arvind Kejriwal. आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल का सरकारी निवास 80 साल पुराना हो गया था, उसमें छत गिरने की घटना हो रही थी और रहने लायक नहीं था, इसलिए दोबारा से बनाया गया है। रही बात खर्च की, तो प्रधानमंत्री के नए घर के निर्माण में 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले बीजेपी उसका जवाब दे। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ आप, प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उससे भी आगे निकल जाओ आप। 500 करोड़ रुपए का हमारे देश के फकीर, हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क वो उजागर करते रहेंगे। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने मनोरंजन जगत में रखा है अपना पहला कदम। दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने मनोरंजन जगत में अपना पहला कदम रखा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक लग्जरी ब्रांड की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने एक एड फिल्म बनाई है। इस एड फिल्म का न सिर्फ उन्होंने निर्देशन किया, बल्कि अपने पिता शाहरुख खान के साथ इसमें अभिनय भी किया है। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। इस विज्ञापन से आर्यन खान ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। इस एड में उन्होंने अभिनय तो किया ही है, अपने पिता शाहरुख खान को निर्देशित भी किया है। मुझे ऐड बहुत अच्छी लगी। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एक्चुअली। क्रिस्प है और अच्छी है। मैं जब शाहरुख खान से मिला था कुछ समय पहले,
पठान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद, तब शाहरुख खान ने मुझे कहा था कि आर्यन का झुकाव थोड़ा डायरेक्शन की तरफ है। काफी वक्त से आर्यन के वेब सीरीज लिखने की खबरें चर्चा में थीं और खबरें ये भी थीं कि आर्यन को अभिनय में रुचि नहीं है। अपने ब्रांड डी यावोल की शुरुआत के साथ साथ इसके विज्ञापन में अभिनय करने के बाद अब लोगों को लग रहा है कि वो बड़े पर्दे पर भी आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि पूरी इंडिया मानती है कि उन्हें हीरो बनना चाहिए, बिकॉज वो इतने खूबसूरत दिखते हैं कि डायरेक्शन तो बाद में भी कर सकते हैं। इस एड फिल्म में भी बतौर एक्टर भी वो इम्प्रेस करते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एक इतनी बढ़िया है ना कि आपकी आंखें उनसे हटती नहीं हैं। तो ऐसा खूबसूरत चेहरा और शाहरुख खान के बेटे तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सूनर देन लेटर ही विल गेट इनटू एक्टिंग। शाहरुख खान की बेटी सुहाना पहले ही आर्चीज के साथ अभिनय में कदम रख चुकी है और अब तमाम कयासों के बीच अपने इर्द गिर्द उठे विवादों को पूर्ण विराम देते हुए आर्यन खान का भविष्य भी मनोरंजन की दुनिया में ही साफ नजर आ रहा है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के CST से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।